नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं कुछ खास खबरों के लिए। उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर है। घर पर ही छात्र छात्राओं को पेपर भेजे जाएंगे। स्थानीय स्तर पर ही कराई जाएगी परीक्षाएं। लोक शिक्षण संचालनालय पेपर तैयार करेगा। घर से ही पेपर सॉल्व कर बच्चे टीचर्स को देंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान है इसको लेकर। उनका कहना है कि पहले ही साल भर का कैलेंडर जारी कर दिया था, इसी के हिसाब से परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे भाग ले सके, इसलिए समय से पहले परीक्षाएं आयोजित करा रहे हैं। हम तैयार हैं, बच्चे भी तैयार। साल भर का हमने कैलेंडर जारी कर दिया था, उस कैलेंडर के हिसाब से हमारी परीक्षाएं भी आयोजित हो रही है। और इसलिए हमने, क्योंकि हमारे बच्चे जो 12th के बच्चे हैं दूसरी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं जो भारत सरकार के द्वारा आयोजित होती है, उसमें सम्मिलित हो जाए, उसके लिए पात्र हो जाए, इसलिए हम समय के पूर्व परीक्षाएं करा रहे हैं। मतलब उन परीक्षाओं के पूर्व परीक्षा करा रहे हैं। और हम पहले वर्ष में जब कैलेंडर जारी किया था, जब ही हमने ये तारीखें डिक्लेयर कर दी थी, इसलिए उसमें किसी प्रकार की कमजोरी का उसका प्रश्न नहीं है। हमारे स्कूल सारी तैयारी कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं और शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बच्चे लगभग सब परीक्षा की तैयारी में लग चुके हैं। आइए अब सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैंट भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। धन्यवाद। तो गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है, जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है जून 2024 तक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है, ये जानकारी दी है देश के गृहमंत्री अमित शाह ने। और शुभकामनाएं भी दी हैं आने वाले चुनाव के लिए। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन चुनावों के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को शुभकामनाएं भी दी हैं। और जिन राज्यों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया उन राज्यों के लिए बधाई भी दी है जेपी नड्डा को। और यह भी जानकारी दी है मीडिया को कि जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जून 2024 तक उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव दिल्ली से। अशरफ, एक बड़ी खबर है, अध्यक्ष गृह मंत्री माफ कीजिएगा अमित शाह ने यह जानकारी दी है कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। जी सुमित, ये प्रस्ताव यहाँ पर राष्ट्रीय परिषद कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है उसमें रखा गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये प्रस्ताव रखा था, जिसका सर्वसम्मति से यहाँ पर पास कर दिया गया है। जेपी नड्डा का इसी महीने जो कार्यकाल था वो पूरा हो रहा था, लेकिन इस कार्यकाल को बढ़ाया गया है जून 2024 तक। नड्डा अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे और इसके पीछे की वजह भी यहाँ पर बताई गई है कि हर 6 साल में सदस्यता अभियान चलाया जाता है, लेकिन कोविड की वजह से वो अभियान नहीं चलाया जा सका। इस वजह से पार्टी ने फैसला किया है कि जेपी नड्डा को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले 1 साल के लिए और बढ़ाया जाए। उनका
कार्यकाल अब जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। जेपी नड्डा ने जो कार्यभार राष्ट्रीय अध्यक्ष का संभाला था वो 2020 में जनवरी में संभाला था और उसके बाद से ही फिर वो कोरोना काल शुरू हो गया था। कोरोना काल में पार्टी के जो संगठन है जेपी नड्डा के नेतृत्व में लगातार काम किया गया। जो सेवा भाव जो दिया गया, सेवा समर्थन का नारा दिया गया, सेवा संगठन का दिया गया, आप सेवा कीजिए, संगठन मजबूत होगा तो कार्यकर्ता सेवा में लगे, कोरोना काल में लगे, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई। अमित शाह आए थे, उन्होंने बताया और उसके अलावा बताया कि जेपी नड्डा के कार्यकाल में कैसे पार्टी ने और ज्यादा अपना जो विजय रथ है उसे आगे बढ़ाया, चाहे वो आसाम हो या पश्चिम बंगाल हो। हालांकि पश्चिम बंगाल का उन्होंने कहा कि हम 3 से 77 सीटों पे आए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर बिहार में एनडीए के सहयोगी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में सत्ता में लौटे। ये तमाम उपलब्धियां अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसकी यहाँ पर उपलब्धि गिनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये सब जानकारी दी है। लेकिन अब एक चीज बहुत साफ हो गई जो इस पे काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, क्या जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ेगा या उनकी जगह कोई और लोग, लेकिन अब वो सब साफ हो चुका है। जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही बिल्कुल 2024 का लोकसभा चुनाव पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जेपी नड्डा पर है। लेकिन 2023 का ये साल अग्नि परीक्षा होने वाला है जेपी नड्डा के लिए, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है इस साल। हाँ बिल्कुल सुमित, देखिए ये अग्नि परीक्षा का जो सवाल आप कर रहे हैं, ये बात खुद कल जब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें अध्यक्ष ने कहा था कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, कार्यकर्ता अपनी कमर कस लें और हमें एक ये चुनौती की तरह से लेना है। सभी 9 राज्यों में हमें जीतना है। जहां पर हम विपक्ष में हैं हमें वापसी करनी है उन राज्यों में, और जहां पर हमारी सरकार है हमें उसे मजबूती के साथ बरकरार रखना है। तो ये एक चुनौती भी है। इसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश में भाजपा को अपनी सरकार बनाए रखना है, जबकि छत्तीसगढ़ में भाजपा को अपनी सरकार बनानी यानी सत्ता में लौटना है। ये एक चुनौती है। इस चुनौती को बखूबी राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं और इसी के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है कि वो अपनी कमर कस लें। सुमित, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इस साल कई राज्यों में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अग्नि परीक्षा का ये साल होने वाला है निश्चित तौर पर। और आज का क्या मुख्य दिन है आज भी, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक है। आज के दिन क्या खास रहा? आज का दिन किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई आज के दिन अशरफ? अब और जारी है अभी चर्चा? सुमित, पहले सत्र में यहाँ पर जो सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव थे वो पास किए गए। फिर उसके अलावा G20 का प्रस्ताव था वो पास किया। सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव में सरकार ने जो गरीबों के लिए काम किया, जो ये केंद्रीय योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कैसे उससे किसानों का फायदा हुआ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए, ये सब उपलब्धियां गिनाई गई हैं। कोरोना काल में कैसे सरकार ने आम लोगों को भूखा नहीं रखा, उनको खाना मुहैया कराया गया। ये सब चीजें, डिजिटल की इकोनॉमी हमारी मजबूत हुई है, स्टार्टअप्स हमारे मजबूत हुए हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की छवि बदली है और स्थिति ये हो गई कि कहाँ 2014 में हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे, लेकिन अब हमने इंग्लैंड को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था हासिल कर ली है। ये सब उपलब्धियां यहाँ पे सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव में की गई और प्रधानमंत्री की भी तारीफ की गई G20 प्रस्ताव में, जिसमें कहा गया कि उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत का नाम बढ़ा है, मजबूत हुआ है और इसी वजह से G20 की अध्यक्षता मिली है यहाँ पे। सुमित, ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। सन की बेटे ने मां को गोली मार दी। गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सनकी ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी है। महिला को देहात थाना क्षेत्र के भगत नगर की घटना है। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है।
और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब सीधी की कर लेते हैं। सीधी के कोतवाली थाना क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई है और इसमें 2 दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो गई है, लेकिन वजह सामने नहीं आ पाई है कि किन कारणों के चलते आग लगी। लेकिन आग कितनी भीषण, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दमकल को खबर की गई और दमकल की गाड़ियां इत्तला के बाद मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम किया। हालांकि जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचती, यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। और दमकल की गाड़ियों ने इस आग को काबू में किया। आग दोनों दुकान में लगी थी और पूरी तरह से दुकानें जलकर खाक हो गई। दुकान में आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। सतना से खबर है, जहां पर नगर परिषद अध्यक्ष जो है साधना और उनके समर्थक जो है उनके ऊपर आरोप लगा है कि पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ उन लोगों ने मारपीट की। आपको पूरा मामला बता देते हैं। राजस्व विभाग के कर्मचारी और पुलिस जवान जो हैं वो शिकायत के बाद, अवैध खनन की शिकायत के बाद पहुंचे थे। चित्रकूट नगर पंचायत में ये शिकायत मिली थी कि अवैध खनन हो रहा है। पुलिस के साथ राजस्व विभाग की टीम पहुंची, लेकिन साधना पटेल और समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और अवैध उत्खनन कर रही गाड़ी को वो छुड़ाकर ले गए। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखिए जरा। अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उसी के बतातम में सीआई चित्रकूट मैं बल्कि और तहसीलदार सुमित गुर्जर के साथ मौके पर गए थे। तो मौके पर इन्हें जो है कुछ लोग वहां अवैध उत्खनन करते हुए दिखाई दी, जिसमें एक जेसीबी, 2 ट्रैक्टर थे और उसमें मिट्टी का और जो है जेसीबी से उत्खनन किया जा रहा था। तो इन्होंने बाकायदा उन्हें रोकने का प्रयास किया। 294, 186, 353, 332, 506 भारतीय दंड संहिता की धाराओं में हमने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें जो है आरोपीगण हैं साधना पटेल, छोटू पटेल, आदित्य पटेल, बलराम रैदास, अजय पटेल, आशीष, जो 7-8 अन्य लोगों के विरुद्ध हमने जो है मामला दर्ज किया है और इसमें मामले में अग्रिम विवेचना जारी। चलिए बढ़ते आगे और बात मध्य प्रदेश कांग्रेस की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कमलनाथ को हनुमान भक्त बताया गया है। लेकिन इस वीडियो पर अब पलटवार हुआ है बीजेपी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि कमलनाथ हनुमान भक्त हैं और इस बात का वो प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस के वीडियो वार पर प्रहार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अपने पीसीसी चीफ को हनुमान भक्त बताती भी है और कहती है कि वो प्रचार नहीं करती, लेकिन वीडियो जारी करने का मोह नहीं छोड़ रही। कमलनाथ जी को और उनकी पूरी कांग्रेस को ये बताने की बार बार जरूरत क्यों पड़ती है? हम भी हिंदू हैं, हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब सीधा है, सपाट है कि पूरी कांग्रेस कटघरे में खड़ी है, हिंदुओं के साथ में भेदभाव करती है, पक्षपात करती है, नीतियों के बतौर, मुद्दों के बतौर सरकार में आने पर हो या विपक्ष में हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए हिंदू इन पर भरोसा करते नहीं देश भर में। बताने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई प्रचार के माध्यम से वीडियो जारी किया गया है। वो तो आदरणीय कमलनाथ जी का हनुमान जी के प्रति जो विशेष अनुग्रह है, उनके प्रति जो उनकी सद्भावना है, उसका अपना एक कार्यक्रम है। आप सभी जानते हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनवाया, मूर्ति लगवाई है, जो कहीं पर भी इतनी बड़ी नहीं है। ये हनुमान जी की प्रति की है। सरकार बनी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मिंटो हॉल के अंदर बाकायदा हनुमान जी का कार्यक्रम करवाया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गलतफहमी है, ये मान के चलते हैं कि बस हमारे पास पेटेंट हो गया धन। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, राजनीति और धर्म अगर भारत की बात की जाए, हिंदुस्तान की बात की जाए, तो भारतीय राजनीति से दोनों को अलग शायद करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और एक बार फिर से यही कुछ देखने को मिला। कांग्रेस हालांकि ये दलील बार बार देती है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। कमलनाथ का अगर हनुमान भक्ति है तो वो निजी तौर पर है, ये बार बार कांग्रेस कहती है, लेकिन फिर अपने ट्विटर हैंडल पर उसे जारी क्यों कर रही है? शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि शैलेंद्र तक अब आपने जी ऐसा बोलते हैं कि हेलो जी बोलिए शैलेंद्र। तो देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर जी
जिस तरीके से ये जो वीडियो है वो बाकायदा कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने अपने ट्विटर से ट्वीट किया और उसके बाद जो है बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि बीजेपी बार बार ये बात करती है कि आपको हर बार ये बताने की ज़रूरत क्यों ना आन पड़ती है कि कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, राम भक्त, उन्होंने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो मंदिर है हनुमान जी का वो बनवाया। तो इस तरह के जो जब कोई भी वीडियो या कोई भी ट्वीट होता है उसके बाद बीजेपी सवाल खड़े करती है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस सीधे तौर पर ये कहती है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि राम भक्त हनुमान की जो सेवा करने का काम जो है कमलनाथ करते हैं। लेकिन बीजेपी को इस पर आपत्ति होती है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि धर्म की बात वो अकेले करें। ये बात सही है कि गाये बगाए इस तरह के वीडियो जो है वो सामने आते रहते हैं, जिसमें कमलनाथ को हनुमान भक्त या दूसरे देवी देवताओं के साथ जोड़कर बताया जाता है। लेकिन सवाल बिल्कुल यही है कि हर बार ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में लगातार ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती जा रही है और उसी कड़ी में इस तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी जिस तरीके से कुछ पोस्टर्स जो है वो लगाए गए थे जिसमें पूजा करते हुए फोटो जो है वो कमलनाथ के लगाए गए थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जो उनकी एक छवि जो बन चुकी थी उससे बाहर निकलने का प्रयास जो है वो इस तरह के माध्यमों से कर रही है और यही कारण है कि बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है। और इसी के वजह से बीजेपी को यह रास नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। श्योपुर से बड़ी खबर है, विजयपुर के जंगल से 3 चरवाहों को किडनैप कर दिया गया। 3 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है बदमाश। पुलिस के हाथ नहीं लगा है अपहरणकर्ताओं का कोई भी सुराग। दहशत में चरवाहों के परिजन का बुरा हाल है। बदमाशों ने परिजन से 15 लाख की फिरौती मांगी है। फिरौती की रकम देने में सक्षम नहीं है गरीब परिवार। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से बात की। श्योपुर का सीधा रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। दीपक, पीड़ित परिवार से बात की आपने, क्या कुछ कहा उन लोगों ने और कैसा रिस्पांस पुलिस का अभी पीड़ित परिवार को मिल रहा है? दीपक। जहां तक पीड़ित परिवार की बात करें तो हम जिस गांव में मौजूद हैं उस गांव में 2 लोगों का अपहरण हुआ है और दोनों ही गरीब परिवार हैं। इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपहरण करने वाले बदमाशों को 5-5 लाख रुपए की फिरौती दे सकें, क्योंकि घर पक्के मकान तक नहीं है, कच्ची छतें हैं और मवेशियों के सहारे वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 5-5 लाख रुपए देना इनके लिए संभव नहीं है। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस के द्वारा सिर्फ जंगल में सर्चिंग करने का काम किया जा रहा है, जबकि बदमाशों की सुराग की बात करें तो अभी तक कोई सुराग पुलिस को नहीं लग सका है। हालांकि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अपराधियों को मुक्त करा दिया जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई भी काम पुलिस के द्वारा 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं किया जा सका है। इसे लेकर के ग्रामीणों की चिंता लगातार बढ़ रही है। लोग जंगल जाने देखने वाली बात होगी कि कब जो किडनैपर्स हैं वो पुलिस के शिकंजे में होंगे। बहुत शुक्रिया दीपक आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। श्योपुर के विजयपुर के जंगल से 3 चरवाहों का किडनैप। 3 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर बदमाश। कांग्रेस ने जारी किया वीडियो में कमलनाथ को बताया हनुमान भक्त। बीजेपी ने की आलोचना। एमपी बोर्ड देने वाले छात्र छात्राओं को घर भेजे जाएंगे पेपर। स्थानीय स्तर पर की जा रही हैं परीक्षाएं आयोजित। सतना में रेत माफिया के हौसले बुलंद। पुलिस के साथ पहुंची राजस्व विभाग की टीम पर किया हमला। ग्वालियर में यूपी के कार्यकर्ता पर हमला करने वाले 2 गिरफ्तार। 14 जनवरी की रात किया था हमला। अनंतपुरम के बचमड़ी एईसी में ट्रेनी कैप्टन ने की सुसाइड। कमरे में फांसी लगाकर दी जान। भोपाल में फर्जी लिंक भेजकर लोगों से हो रही धोखाधड़ी। एक युवक के साथ लाखों की ठगी। मध्य भारत प्रांत की पहली विधानसभा में बिजली गुल। मोती महल के दरबार हॉल में बीते 15 दिन से ब्लैकआउट। सतना में बेकाबू होकर पुल से गिरा ऑटो। ड्राइवर सहित 4 लोग घायल। ग्वालियर में कार में टक्कर के बाद बड़े 2 गुट जमकर चले रात घुसे। वीडियो आया सामने। रीवा में बदमाशों ने घर पर बरसाया पत्थर। घर के बाहर लगे वाहन में तोड़फोड़ की कोशिश। बीजापुर में स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती में अनियमितता का मामला। जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। पेंड्रा में 395 बोरी अवैध धान जब्त। धान खरीद केंद्र के साथ ही राइस मिल और थोक व्यापारी के गोदाम से मिले अवैध धान।
इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।